आज से ठीक 2 दिन पहले 10 अगस्त को झारखंड में जो हुआ, शायद वो राज्य के आंदोलन और प्रदर्शनों के इतिहास की सबसे बड़ी तस्वीर थी। ये देखिए, आप टीयर गैस यहाँ पर स्कूटी में आग देखिए, टीयर गैस पुलिस प्रशासन की तरफ है, मारा जा रहा है, फेंका जा रहा है। देखिए, हमारी टीम को भी चोट लगी है और यहाँ पे बच्चों को खदेड़ा गया है यहाँ से विधानसभा के मार्ग से। जेपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र विधानसभा तक पहुंच गए थे। कुछ छात्र विधानसभा के गेट तक टाप गए। जब इंसान का लेवल फ्रस्ट्रेशन का खत्म हो जाए तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है। न्यायालय के मंदिर पे सारे बच्चे बैठे हैं न्याय के लिए, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। लेकिन ये बहुत बाद की बात है। उससे पहले यही छात्र 21 जुलाई से रांची के मोराबादी बापू वाटिका में बैठे। सीट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, सीट बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उसके बाद ये जयपाल सिंह मुंडा पहुंचे। तुम जो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज पेपर तुम लिख के करोगे। दिन बीते, रातें बीती, बारिश हुई, धूप हुई, लेकिन छात्र वहीं डटे रहे। लेकिन ये भी कहानी का बहुत बाद वाला हिस्सा। उससे पहले ये हुआ था कि झारखंड के हजारों नौजवानों ने जेपीएससी की तैयारी शुरू की थी। उसे पूछिए कि वो क्यों पढ़ रहा था, वो शायद कहेगा नौकरी चाहिए थी। फिर पूछिए कि सरकारी नौकरी ही क्यों, शायद कहेगा घर में यही उम्मीद है, गांव में इज्जत मिलेगी, जिंदगी थोड़ी संभल जाएगी। और ये भी हो सकता है कि वो आपको अपनी नौकरी की वो कॉपी दिखा दे जिसमें पिछले 3-4 साल के नोट्स भरे पड़े। अब जरा उसी लड़के को भी ये बताइए कि जिस परीक्षा के लिए उसने अपनी जिंदगी के इतने साल लगा दिए, उसकी जांच में ऐसे आरोप सामने आए हैं जिनमें परीक्षा के एक नहीं कई पड़ावों पर खेल किए जाने की बातें हैं। परीक्षा के सवाल पहले पहुंचाने की बात, जवाब रटवाने की बात, ओएमआर में सवाल खाली छोड़कर बाद में भरने की बात, मेंस की कॉपी किसी और से लिखवाने की बात और इंटरव्यू में भी अपने आदमी को पहुंचाने की सेटिंग की बात, ये आरोप है। सीआईडी की जांच में सामने आए दस्तावेज और आरोपियों के कथित स्वीकारोक्ति बयान इस बातों की तरफ इशारा करते हैं कि अदालत में इनकी जांच और सच झूठ का फैसला होना बाकी है। लेकिन मान लीजिए जांच में ये बातें सही निकलती हैं तो सवाल ये होगा कि इस परीक्षा में सेंध लगाने के रास्ते कितने थे। और उससे भी बड़ा सवाल, जिस लड़के को बताया गया कि सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करो, उसी लड़के के सामने अगर कोई दूसरा रास्ता खोल दिया गया हो तो उसकी मेहनत की कीमत क्या ही रह जाती। क्योंकि परीक्षा में नकल सिर्फ उस कमरे में नहीं होती जहां कोई उम्मीदवार किसी कॉपी देखता है। नकल तब भी होती है जब सवाल किसी और के पास पहले पहुंच जाए, तब भी होती। जब किसी की ओएमआर बाद में बदली जाए, तब भी होती। जब किसी की कॉपी कोई और लिख दे, और तब भी जब इंटरव्यू तक पहुंचने का रास्ता मेरिट से अलग कहीं और से खुल जाए। जेपीएससी की कहानी उस भरोसे के टूट जाने की कहानी नहीं है जिसके भरोसे झारखंड का एक नौजवान सालों तक पढ़ता है। और अब सीआईडी की जांच में सामने आए आरोप इसी टूट को और बड़ा बना रहा है। लेकिन जेपीएससी में खेल शुरू कहां से हुआ था और कहां तक गया, इन सारे सवालों के जवाब सबके पास नहीं है, पर हमने इसे ढूंढा है और उन्हीं जवाबों के साथ आज हम हाजिर हुए हैं। आज जेपीएससी का पूरा काला चिट्ठा आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। इस पूरी कहानी के केंद्र में सबसे पहले नाम आता है जेपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन एल खयांते का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभय तिवारी ने सीआईडी को दिए गए अपने बयान में बताया कि टीडीपीएल कंपनी को जेपीएससी में काम दिलाने के लिए 2 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ था। इसके अलावा कंपनी को जेपीएससी से अलग अलग कामों के लिए जितना भुगतान मिलता उसका 20% हिस्सा भी चेयरमैन को देने की बात हुई थी। अब सवाल था कि टीडीपीएल को जेपीएससी तक पहुंचाएगा कौन? यहां नाम आता है धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र मुख्य सचिव के आवास में काम करता था। अभय के बयान के मुताबिक धर्मेंद्र ने उसे कहा कि वो टीडीपीएल को जेपीएससी में ओटीआर, ओएमआर स्कैनिंग, ओएसएम एडमिट कार्ड जनरेट करने और अटेंडेंस सीट प्रिंटिंग का काम दिला सकता है। इसके लिए 20 से 25 लाख रुपए कमीशन की मांग की गई। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र ने टीडीपीएल के कुछ अभ्यर्थियों को पास कराने की भी बात कही। अभय ने ये बात टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह को बताई। रामवीर तैयार हो गए, कंपनी के कागजात धर्मेंद्र को दिए गए और प्रेजेंटेशन की तैयारी भी शुरू हुई। लेकिन प्रेजेंटेशन के पहले ही टीडीपीएल के लोगों की मुलाकात एल खयांते से हुई।
अभय तिवारी, आनंद उर्फ सानंद प्रकाश, टीडीपीएल के दोनों निदेशक रामवीर सिंह और सत्यपाल सिंह होटल रेडिशन ब्लू के वाटरफ्रंट के सामने स्थित रेस्टोरेंट में खयानते से मिले। अभय के बयान में इस मुलाकात का जिक्र है। वहां खयानते ने टीडीपीएल की क्षमता देखने की बात कही। 2 दिन बाद जेपीएससी के अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों के सामने टीडीपीएल का प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो खयानते ने रामवीर सिंह को धर्मेंद्र से संपर्क में रहने को कहा। कंपनी की फाइल परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता को दे दी गई। इसके बाद धर्मेंद्र ने कहा कि आगे की बातचीत वही करेगा और फिर ये बातचीत पहुंची मोराबादी मैदान तक। अभय तिवारी, रामवीर सिंह और धर्मेंद्र की मुलाकात मोराबादी मैदान में हुई। अभय के बयान के मुताबिक यही चेयरमैन के लिए 2 करोड़ रुपए और धर्मेंद्र के लिए 20 से 25 लाख रुपए तय किया गया। साथ ही टीडीपीएल को मिलने वाली कुल बिलिंग का 20% अलग से देने की बात हुई। लेकिन इस सौदे में सिर्फ कंपनी को काम दिलाने की बात नहीं थी, कुछ कैंडिडेट्स को पास कराने की भी शर्तें शामिल थी। अभय के बयान के मुताबिक एक सीट के लिए अभ्यर्थियों से 30 से 40 लाख रुपए तक लेने की योजना थी। यानी जिस कंपनी को परीक्षा कराने का काम मिलना था, उसी कंपनी के जरिए कुछ अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने का रास्ता भी तैयार किया जा चुका था। मोराबादी की इस मुलाकात के बाद स्टेट गेस्ट हाउस में भी बैठक हुई। अभय के बयान के मुताबिक महाएल खयानते ने टीडीपीएल के दोनों निदेशकों से धर्मेंद्र के संपर्क में रहने को कहा। इसके बाद जून 2025 में टीडीपीएल को जेपीएससी की परीक्षाओं से जुड़ा काम मिला और वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया। अब जरा समझिए कि टीडीपीएल के पास था क्या। ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उम्मीदवार की बुनियादी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की व्यवस्था। ओएमआर यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, वही शीट जिसमें परीक्षा के दौरान उम्मीदवार जवाब भरता है। और ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग, कागज पर लिखी उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके डिजिटल सिस्टम पर जांचने और नंबर दर्ज करने की प्रक्रिया। इन तीनों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आरोप परीक्षा हॉल से बाहर की उस दुनिया के हैं जहां कैंडिडेट की जानकारी ओएमआर नंबर और रिजल्ट से जुड़ा डेटा सिस्टम में मौजूद रहता है। टीडीपीएल में उस्मान टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ के तौर पर काम करता था। प्रदीप कुमार सिंह इंजीनियर था। उस्मान ने सीआईडी को दिए बयान में बताया कि ओएमआर का काम प्रदीप कुमार देखता था, ओएसएम का काम हेमंत देखता था। ओएमआर और ओएसएम में टेम्परिंग और मैनिपुलेशन का काम हेमंत और संजय मिलकर करते थे। संजय अभय तिवारी और श्वेता गुप्ता के संपर्क में रहता था और अभ्यर्थियों से जुड़ी बातचीत संभालता था। उस्मान के बयान में यह भी कहा गया कि ओएमआर और ओएसएम में बदलाव के दौरान टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह और सत्यपाल सिंह की तकनीकी टीम बाहर से आती थी। उस्मान ने यह भी दावा किया कि इस काम के बदले रामवीर सिंह ने उसे कुल बिल का 20% हिस्सा देने का लालच दिया था। अब इस सिस्टम में ओएमआर का खेल कैसे होता था, इसे रामवीर सिंह के बयान से समझिए। रामवीर ने सीआईडी को बताया कि अभय तिवारी की तरफ से दिए गए कुछ अभ्यर्थियों के रोल नंबर के आधार पर उनकी ओएमआर शीट निकाली जाती थी। जिन सवालों को अभ्यर्थी खाली छोड़ देता था, वहां बाद में सही जवाब भरकर नंबर बढ़ाने का दावा किया गया है। जिन अभ्यर्थियों के नाम इस बयान में आए हैं उनमें हजारीबाग के अजीत यादव, रांची की नीति कुमारी, नीतू कुमारी 2, दीपशिखा कुमारी, पलामू के संतोष राम, चतरा के संजीत यादव, हजारीबाग के बीरेंद्र कुमार यादव, देवघर के पोद्दार और शशि कुमार शामिल हैं। एफआरओ की पीटी परीक्षा के बाद 15 अभ्यर्थियों के रोल नंबर दिए जाने की बात भी बयान में सामने आई है। अभय तिवारी और धर्मेंद्र के इन अभ्यर्थियों को सफल कराने के बदले प्रति कैंडिडेट 8 से 10 लाख रुपए तक मिलने की बात कही गई थी। अब नंबर्स पर ध्यान दीजिए। अभय तिवारी ने अपने बयान में एसीएफ और एफआरओ में 40 से 50 अभ्यर्थियों के रोल नंबर चयन के लिए देने की बात कही। इसके बदले रामवीर सिंह को अलग अलग किस्तों में 1 करोड़ 10 लाख रुपए देने का वादा किया गया। वहीं उस्मान के बयान में एसीएफ और एफआरओ में करीब 100 14वीं जेपीएससी में 100 से ज्यादा और जेपीएससी बैकलॉग में 50 से 100 अभ्यर्थियों को पैसे देकर पास कराने की बात कही गई है। अगर जांच में ये बातें सही साबित होती हैं तो किसी एक बड़े ओएमआर की गड़बड़ी नहीं होगी। ये बड़े स्तर पर परीक्षा के डेटा और मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ का मामला होगा। लेकिन परीक्षा सिर्फ पीटी और ओएमआर तक नहीं रुकती, उसके बाद आता है मेंस। और यहाँ भी अभय तिवारी के बयान में गंभीर आरोप है। अभय के मुताबिक एसीएफ और एफआरओ के कुछ अभ्यर्थियों की मेंस परीक्षा के उत्तर दूसरे लोगों से लिखवाए गए हैं। इसके लिए रांची के हरिओम टावर में सानंद प्रकाश उर्फ आनंद के नाम पर कमरा लिया गया था। इसके अलावा हजारीबाग और रांची की दूसरी जगहों पर भी कैंडिडेट्स के लिए इंतजाम किए गए।
अभय ने बताया कि एजेंट सतपाल और मिश्रा के जरिए लखनऊ, पंजाब और हरियाणा से लोगों को बुलाया जाता था। ये लोग अभ्यर्थियों के लिए उत्तर लिखते थे। जिन अभ्यर्थियों के जवाब ठीक ठाक थे, उनके नंबर बढ़वाने के लिए प्रोफेसर से संपर्क किए जाने की बात भी उसमें कबूली गई है। अभय के मुताबिक एसीएफ और एफआरओ में उसके कैंडिडेट्स का मेंस एग्जाम लिखवाने और नंबर बढ़वाने के लिए उसने 40 लाख रुपए दिए। यानी जिस कैंडिडेट ने पीटी में पैसे देकर रास्ता बनाया, उसके लिए मेंस में भी अलग व्यवस्था कराने का आरोप है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट पीटी और मेंस दोनों पार कर गया, तो आखिरी पड़ाव बचता है इंटरव्यू। और यहीं से कहानी में जेपीएससी के सदस्यों के नाम सामने आ जाते हैं। अभय तिवारी के बयान के मुताबिक 11वीं से 13वीं जेपीएससी में जमाल अहमद, अजीता भट्टाचार्य और अनिमा हांसदा के साथ साथ चेयरमैन एल खयांते से संपर्क कर इंटरव्यू में सेटिंग कराई गई। कैंडिडेट उपलब्ध कराने के लिए आदित्य पांडे का नाम सामने आता है। अजीता भट्टाचार्य के पीए ब्रजराम, टीडीपीएल के निदेशक रामवीर सिंह, जमाल अहमद, अनिमा हांसदा और एल खयांते से संपर्क की बात कही गई। कुल 7 अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने का दावा है और प्रति कैंडिडेट 15 लाख रुपए देने की बात कही गई। इनमें पुलिस उपाधीक्षक रोबिन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक शैलेश सिन्हा और डिप्टी जेलर राजेश कुमार रजक के नाम बताए गए हैं। अभय के बयान के मुताबिक इन तीनों का एजेंट कोडरमा निवासी लालू यादव था। लालू यादव ने इन अभ्यर्थियों को अभय तक पहुंचाया और फिर रामवीर सिंह के जरिए एल खयांते और अजीता भट्टाचार्य के बोर्ड में सेटिंग कराने की बात कही गई। पुलिस उपाधीक्षक मनीष कुमार का संपर्क अजीता भट्टाचार्य के पीए ब्रजराम के जरिए होने की बात सामने आई है। गौतम कुमार की सेटिंग पतंजलि कोचिंग के संचालक रवि कुमार के जरिए कराने का दावा किया गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि इंटरव्यू में बोर्ड आवंटित कैसे होता है। रामवीर सिंह के बयान के मुताबिक टीडीपीएल हर कैंडिडेट के रोल नंबर के आधार पर एक कोड तैयार करता था। इसी कोड के आधार पर इंटरव्यू बोर्ड आवंटित होता था। लेकिन जिन कैंडिडेट्स की पहले से सेटिंग रहती थी, उनके रोल नंबर और संबंधित कोड की सूची चेयरमैन एल खयांते को देने की बात रामवीर के बयान में कही गई है। इसके बाद चेयरमैन को पता चल जाता था कि किस कैंडिडेट का कोड क्या है और वो किस बोर्ड में जा सकता है। रामवीर के मुताबिक एल खयांते इंटरव्यू से एक दिन पहले रामवीर सिंह से कैंडिडेट का कोड डिकोड करवाते थे और इंटरव्यू के दिन उस अभ्यर्थी को अपने या अजीता भट्टाचार्य के बोर्ड में आवंटित कराते थे। अब पैसों का गणित भी समझ लेते हैं। अभय तिवारी के बयान के मुताबिक 11वीं से 13वीं जेपीएससी की पट्टी परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 5 लाख रुपए का रेट था, एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 2 से 3 लाख रुपए और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने का रेट 60 से 70 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट बताया गया। इंटरव्यू का पैसा अजीता भट्टाचार्य के पीए ब्रजराम को दिए जाने की बात कही गई है। चेयरमैन एल खयांते के लिए धर्मेंद्र के जरिए पैसे पहुंचाने का दावा किया गया है। जमाल अहमद के लिए हजारीबाग के कई दलालों के जरिए कैंडिडेट्स की सेटिंग कराने की बात कही गई है। यानी इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते ये पूरा नेटवर्क दिखाई देता है। कैंडिडेट लाने वाला एजेंट, बीच में पैसा पहुंचाने वाला एजेंट, टीडीपीएल का तकनीकी सिस्टम, कैंडिडेट का रोल नंबर और कोड और फिर इंटरव्यू बोर्ड। अब यही तरीका सीडीपीओ परीक्षा में भी इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। अभय तिवारी के बयान के मुताबिक सीडीपीओ में टीडीपीएल की तरफ से अभ्यर्थी उपलब्ध कराए गए और प्रति कैंडिडेट 10 लाख रुपए रेट तय किया गया। एक अभ्यर्थी रजक का इंटरव्यू बोर्ड एल खयांते के पास था। रामवीर सिंह से बातचीत के बाद चेयरमैन को 15 लाख रुपए देने की बात कही गई। काजल भारती का इंटरव्यू बोर्ड अजीता भट्टाचार्य के पास था और इसके लिए उनके पीए ब्रजराम को 10 लाख रुपए दिए जाने का दावा किया गया है। प्रमोद कुमार पाठक की सेटिंग कृष्णा नाम के व्यक्ति के जरिए कराने की बात कही गई। कृष्णा को आईटीआई का प्रोजेक्ट मैनेजर बताया गया है। कुमारी सोनी जायसवाल, विभूति कुमार, स्वाति कुमारी और अंकित कुमार की सेटिंग भी अलग अलग लोगों के जरिए कराने का जिक्र है। ये कहानी जेपीएससी की है, लेकिन इस पूरे मामले की एक और कड़ी जेएसएससी सीजीएल तक जाती है। जेएसएससी सीजीएल की 2024 में हुई परीक्षा पहले ही पेपर लीक के आरोपों के कारण विवादों में रही। जुलाई में परीक्षा हुई और बाद में उसे रद्द कर दिया गया। सितंबर में दोबारा परीक्षा ली गई, रिजल्ट आया तो फिर सवाल उठे और मामला अदालत तक पहुंचा। सरकार और जेएसएससी ने अदालत में कहा कि बड़े स्तर पर पेपर लीक का कोई साक्ष्य नहीं मिला। पुराने वर्षों के प्रश्नों की पुनरावृत्ति को लेकर पेपर लीक बताया जा रहा है, लेकिन अभय तिवारी के सीआईडी को दिए गए बयान में इसकी दूसरी तस्वीर पेश की गई है। अभय के मुताबिक टीडीपीएल को जेएसएससी सीजीएल में बायोमेट्रिक का काम मिला था।
कम रेट होने की वजह से कंपनी ने काम करने से इनकार किया और उसे डी इम्पैनल कर दिया गया। इसके बाद काम बेबल नाम की कंपनी को मिला। अभय ने बताया कि बेबल के मालिक पटना के मिथिलेश सिंह थे और उनके पार्टनर खूंटी के उमाकांत प्रमाणिक। एजेंसी के पास बायोमेट्रिक के साथ प्रश्न पत्र की छपाई का भी काम था और यहीं से पेपर बाहर पहुंचाने का दावा किया गया है। अभय के मुताबिक बेबल एजेंसी के मालिक मिथिलेश सिंह और उनके सहयोगी राकेश सिंह के जरिए उसे जेएसएससी सीजीएल के प्रश्न और उत्तर मिले। उसकी परीक्षा पहले दिन थी और भाषा हिंदी थी। बोकारो के एक क्वार्टर में अभय के अलावा करीब 15 छात्रों को ये जवाब रटवाए गए। अभय ने बताया कि राकेश सिंह उन्हें जवाब रटवा रहा था और उस समय मिथिलेश सिंह भी वहां पर मौजूद थे। कुल 65 प्रश्नों के उत्तर रटवाने की बात कही गई और रेट था 12 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी। 15 अभ्यर्थी और कुल रकम 1 करोड़ 80 लाख रुपए। अभय ने अपने बयान में कहा कि इन सवालों के जवाब पहले से मिलने की वजह से उसका चयन हुआ और उसका रैंक 48 आया। उसने अपने भाई अक्षय तिवारी और उसकी पत्नी सुषमा कुमारी के चयन का भी जिक्र किया है। यानी जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक की बात को लेकर अदालत में एक पक्ष सामने था। वो अब सीआईडी को दिए बयान में एक आरोपी की तरफ से प्रश्न और उत्तर पहले मिलाने और छात्रों को रटाए जाने का दावा सामने आया है। इसी मामले में पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा था कि सरकार जेएसएससी और सीआईडी ने अदालत के सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं रखे। उनका कहना था कि प्रकाश कुमार मामले में अदालत को दिए गए एफिडेविट में पेपर लीक बड़े स्तर पर नहीं होने और पुराने प्रश्नों के अनुमान लगाने की बात कही गई। लेकिन उनके मुताबिक केस डायरी में ऐसे तथ्य मौजूद हैं जिनसे कुछ छात्रों को प्रश्न पत्र देखे बिना 120 सवालों के 120 जवाब रटवाए जाने की जानकारी मिलती है। अब वापस जेपीएससी पर लौटते हैं, क्योंकि यहाँ एक और अहम सवाल है। अगर परीक्षा पास कराने वाली कंपनी के पास ओएमआर, ओएसएम, डेटा और रिजल्ट से जुड़ी तकनीकी पहुंच थी, तो आयोग के भीतर कौन-कौन लोग इस पूरी प्रक्रिया से वाकिफ थे? रामवीर सिंह के बयान के मुताबिक जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता का नाम आता है। रामवीर ने सीआईडी को बताया कि ओएमआर स्कैनिंग, ओएमआर में हेरफेर, मेरिट अंकों से जुड़े डेटा में बदलाव, ओएसएम मेंस के अंकों और इंटरव्यू के लिए कोड जनरेशन की प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ियों की जानकारी श्वेता गुप्ता को थी। उसके मुताबिक ओएसएम से जुड़े काम, पीटी और मेंस के रिजल्ट की प्रोसेसिंग, ओएमआर स्कैनिंग, डेटा अपलोडिंग और परीक्षा से जुड़े दूसरे गोपनीय काम टीडीपीएल के लालपुर स्थित आवासीय कार्यालय से किए जाते थे। रामवीर ने यह भी कहा कि श्वेता गुप्ता को एसीएफ, एफआरओ और 14वीं जेपीएससी की परीक्षा के संचालन और निगरानी की जिम्मेदारी एल खयांते ने दी थी। उसके बयान में यह भी दावा किया गया है कि एसीएफ और 14वीं जेपीएससी की पीटी के आंसर की जांचने से पहले ही व्हाट्सएप के जरिए टीडीपीएल के कर्मचारी उस्मान और पीके सिंह को शेयर की गई थी, ताकि ओएमआर और ओएसएम में बदलाव किए जा सके। यहाँ एक और नाम सामने आता है, आईएएस मनीष रंजन। अभय तिवारी ने अपने बयान में कहा कि टीडीपीएल के रामवीर सिंह और सत्यपाल सिंह का मनीष रंजन के घर आना जाना था। अभय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने इन्हीं लोगों से सुना था कि 14वीं जेपीएससी में उनके 3 अभ्यर्थियों की सीटिंग कराई गई थी। हालांकि उन अभ्यर्थियों के नाम वो नहीं बता पाया। एक बात साफ कर देना जरूरी है कि इन बयानों में लगाए गए आरोपों की अंतिम सच्चाई जांच और अदालत तय करेगी। किसी व्यक्ति का नाम किसी बयान में आना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता, लेकिन इन तमाम बयानों को एक साथ रखिए तो परीक्षा में धांधली का एक पूरा मॉडल सामने आता है। किसी को पीटी में फायदा चाहिए तो ओएमआर का रास्ता, किसी को मेंस में फायदा चाहिए तो कॉपी लिखवाने और नंबर बढ़वाने का आरोप, किसी को इंटरव्यू में मदद चाहिए तो रोल नंबर, कोड और बोर्ड की कथित सेटिंग, और अगर जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो प्रश्न पत्र की छपाई से जुड़े नेटवर्क के जरिए सवाल और जवाब पहले पहुंचने का दावा। हर जगह एक कैंडिडेट है और उसके पीछे एक एजेंट है। एजेंट के पीछे पैसा है और पैसे के बाद किसी अधिकारी, सदस्य या तकनीकी कर्मचारी तक पहुंचने का आरोप है। और इन सबके बीच परीक्षा का वो सिस्टम है जिसे छात्रों के भरोसे के साथ इस्तेमाल किया गया। यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि परीक्षा में धांधली का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई एक कैंडिडेट गलत तरीके से पास हो गया। इसका मतलब है कि जिस छात्र ने 2 साल, 3 साल या उससे भी ज्यादा समय किताबों के साथ बिताया, उसकी मेहनत के सामने किसी दूसरे छात्र की जेब खड़ी कर दी गई। एक छात्र ने सवाल हल किए, दूसरे ने जवाब पहले रट लिए, एक ने ओएमआर में अपनी मेहनत के जवाब भरे, दूसरे ने खाली गोले में बाद भरने का आरोप लगाया है। एक
ने मेंस की कॉपी खुद लिखी, दूसरे की कॉपी कोई और लिखने पहुंचा। एक इंटरव्यू बोर्ड में अपनी बारी का इंतजार करता रहा, दूसरे के बोर्ड की जानकारी पहले से पहुंचने का दावा किया गया। जेपीएससी की ये कहानी उस पूरे सिस्टम का काला चिट्ठा है जिसमें जांच एजेंसी के सामने दिए गए बयानों के मुताबिक परीक्षा के अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग तरीके से खेल होने की बात सामने आई है। पैसा अलग अलग था, लोग अलग अलग थे, परीक्षाएं भी अलग अलग थी, लेकिन आरोपों में बार बार एक ही चीज लौट कर आती है, कैंडिडेट, सेटिंग, सिस्टम तक पहुंच और पैसा। अब आखिरी सवाल यही है कि अगर जांच में इन बयानों और दस्तावेज में कही गई बातें सही साबित हो जाती हैं, तो झारखंड में सरकारी नौकरी पाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या थी? मेहनत या फिर सही आदमी तक पहुंच और सही रकम? इस सवाल का जवाब सिर्फ उन छात्रों को नहीं चाहिए जिन्होंने जेपीएससी की परीक्षा दी है। इसका जवाब झारखंड के हर उस युवा को चाहिए जो आज भी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की किताब खोलकर बैठा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये झारखंड के बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये पूरा काला चिट्ठा खोलकर हमने आपके सामने रख दिया है, अब आपके जवाब का इंतजार है। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी सुमन ने। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,